दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन बड़ी तेजी तो अभी इस समय दिख नहीं रही है। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि बाजार में तो तूफानी तेजी है और इसके तेजी के पीछे है दो बड़ी वजह। एक तरफ तो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट का ऐलान हो चुका है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और दूसरी तरफ नई सरकार के गठन का रास्ता तैयार हो चुका है। तो आने वाले समय में क्या यस बैंक में तेजी अब बनेगी? क्या ये सही मौका है यस बैंक में खरीदारी का? क्योंकि यस बैंक को बहुत जल्द एक नया प्रमोटर मिल सकता है, क्योंकि एसबीआई और दूसरी बैंकों को यहाँ से निकलना होगा। तो ऐसे में क्या आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी? क्योंकि स्टॉक तो अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू, आपको पता ही होगा कि पिछले 1-2 सालों में स्टॉक 11-12 से 22-23 तक ही आया है। वैसे 32 तक गया था, लेकिन ऊपर से ऑलरेडी उसमें बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, करेक्शन आ चुका है। तो क्या एंट्री का मौका बनता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 1474 के स्तर पर है और आप देख सकते हो कि बाजार ने एक नई तेजी के साथ एक नई हाई बना दी है, और जो गिरावट बनी थी रिजल्ट के बाद वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई देगी। बाजार बिल्कुल नई हाई पे 1.96% की बम्पर तेजी बनी, लगभग 2% के आसपास बीएसई सेंसेक्स है। और पिछले दिनों जो गिरावट हुई थी वो सारी थमती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेजी है। 49,837 के स्तर पे 545 पॉइंट की तेजी है, यानी 1.11% अपर है निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें वहाँ पर भी लगभग उतनी ही तेजी है। 24,747 के स्तर पे 291 पॉइंट की तेजी, यानी 1.19% अपर है निफ्टी प्राइवेट बैंक। यानी तूफानी तेजी का वातावरण बना हुआ है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एनडीए की आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता क्लियर हो चुका है। उनको लोकसभा में आप देखें तो एनडीए ने अपना लीडर मान लिया है और सबकी तरफ से इसको रजामंदी मिल चुकी है। जो बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या टीडीपी और जेडीयू समर्थन करेगा, तो उन्होंने भी अपना समर्थन कर दिया है और अब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और एक स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और बाजार ने इसको वेलकम किया है, क्योंकि जिस तरह से अब आप देख सकते हो कि सरकार के पास पूरी की पूरी मेजोरिटी है, वो आराम से आने वाले समय अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। और बाजार के लिए स्टेबिलिटी चाहिए और वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इसने बाजार में तेजी बना दी और जो गिरावट का पूरा माहौल था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 22.90 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 23.25 का हाई बना, यानी स्टॉक ने थोड़ी सी दौड़ लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो 22.65 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, लेकिन स्टॉक संभला है। इस समय 23.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.87% की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है। बड़ी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाजार में, वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है। और इस स्टॉक को ऊपर नीचे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत भारी शेयरों की संख्या है और इसी वजह से यहाँ पे बड़ी तेज़ी जल्दी बन नहीं पाती है स्टॉक के अंदर। अब चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ जिसका इंतजार था हमें। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट का ऐलान हो चुका है और इस बार गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी जो पहले रेपो रेट थी उसी को रखा गया है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था, जो मार्केट एक्सपर्ट वो भी कह रहे थे कि रेपो रेट को इस बार भी यथावत रखा जाएगा 6.50 पर, और बिल्कुल वही हुआ है। एमपीसी के मीटिंग के दौरान पॉलिसी में बदलाव नहीं किया गया, रेट को स्थिर रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। तो अब आप देखिए, रेपो रेट स्थिर रहने पर आपकी जो लोन है उसकी ईएमआई में कोई फिलहाल बदलाव नहीं होगा। यानी काफ़ी लोगों के ये बार बार इच्छा होती है, हार्दिक इच्छा तो होती है कि अगर रेपो रेट में कुछ कमी आई तो फिर उनका जो ईएमआई है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ईएमआई उनकी हो रही है, चाहे होम लोन हो या फिर व्हीकल लोन हो, उस पर सेम ईएमआई आपको अब देनी पड़ेगी। तो अब आप देख सकते हो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया, इसे 7% से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 7.20% कर लिया है। ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक एमपीसी के 6 सदस्य में से 4 सदस्य रेपो रेट में किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं दिखे। नए फाइनेंशियल ईयर में ये दूसरी एमपीसी मीटिंग है। फिलहाल रेपो रेट 6.50 पर स्थिर है
और आप देखें तो आखिरी बार 2023 में रेपो रेट बदला गया था, उससे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50% किया था। तब से अभी तक देखें तो 6 बार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो फिलहाल रेपो रेट 6.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% और बैंक रेट 6.75% रखा गया है। तो अब आप देख सकते हो कि इसका मतलब ये कि बैंक भी आपके लोन में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जिस तरह से है उसी है। लेकिन इससे बैंकों की स्टेबिलिटी में एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, कोई उठापटक की संभावना दिख नहीं रही है। फिलहाल आरबीआई की तरफ से जो महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन का जो असर देखें तो कम देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी देखें तो जो खाने पीने की चीज़ें वो महंगी बनी हुई है, थोक महंगाई की दर अभी फिलहाल सुस्त है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने महंगाई के दर के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है और आने वाले समय इसको 4% पर लाने का लक्ष्य आरबीआई ने रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबके लिए जो इस समय सोचने वाली और समझने वाली बात यही थी कि रेपो रेट में बदलाव होगा तो कनेक्शन सीधा बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है। इसमें कम होने पर लोन की ईएमआई घट जाती है और इसमें अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो उनकी ईएमआई बढ़ जाती है। दरअसल रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वैसे अब मई महीने के रिटेल महंगाई के जो आंकड़े हैं वो महीने के आखिरी में जारी किए जाएंगे। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक अक्टूबर से वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक महंगाई दर 5% से नीचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.26% हो गई थी। इसका ये 13 महीने का हाई लेवल है। तो यहाँ पे देखिए रिटेल महंगाई भी 4.83% के आसपास थी। तो आप कुल मिला के देख सकते हो कि इससे बाज़ार में अभी फ़िलहाल बैंकों के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ईएमआई जो है वही चलेगी, उनको इसमें कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है और बैंकों का कारोबार वैसे ठीक चल रहा है। बैंकों ने अब में एनपीए को भी घटा दिया है और स्पेशली यस बैंक देखें तो यस बैंक का एनपीए तो ज़बरदस्त कम हुआ है। नेट एनपीए 0.5% के आसपास आ चुका है। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। वो क्या इशारा करें, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। तो सुबह 9:17 पर 22.95 की प्राइस से 19,91,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:28 पर 22.90 की प्राइस से 17,97,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 11:04 पर 23 की प्राइस से 14,28,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 11:06 पर 23.05 की प्राइस से 20,80,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो 11:07 पर 23.10 की प्राइस से 17,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 23 के आसपास था वो 1 मिनट के अंदर 23.10 तक पहुंचा, क्योंकि लगातार बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई है और ये भारी मात्रा में हुई है। आप ये देख ही सकते हो कि कम से कम 50 लाख के आसपास किसी ने शेयर खरीदे और ये जो करोड़ों शेयर खरीदे जा रहे हैं वो इशारा है कि आने वाले समय एक तेज़ी की संभावना स्टॉक के अंदर बन सकती है। फिर 12:48 पर 23.20 की प्राइस से 41 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी लगभग 40-50 लाख शेयर फिर किसने खरीदे, यानी काफ़ी बड़ी खरीदारी स्टॉक में हो रही है। फिर 12:50 पर 23.15 की प्राइस से 17,69,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। फिर 1:23 पर 23 की प्राइस से 13,59,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई, परंतु उसके बाद 1:27 पर 23.05 की प्राइस से 14,05,000 शेयरों की फिर से एक शानदार खरीदारी हुई। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी है। जो बिकवाली की डील है वो मात्र 2 है। ऐसे में बिना डरे आपको निवेश को बनाए रखना चाहिए। अब बाजार भी स्टेबल हो चुका है, आने वाले समय यस बैंक में तेज़ी आराम से आ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।